क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें खुशी, संतुलन और उद्देश्य हो? तो स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर, जहां आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलिंग किताब इकिगाई के बारे में। यह जापानी रहस्य आपको बताएगा कि दीर्घायु और सुखी जीवन का असली राज क्या है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ एक ऐसी पुस्तक है जो जापानी संस्कृति के अनमोल दर्शन को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक बताती है कि हमारे जीवन में अर्थ और उद्देश्य कैसे खोजा जाए और इसे कैसे एक सुखी और दीर्घायु जीवन में बदला जाए। किताब का आरंभ ओकिनावा द्वीप के रहस्यमयी जीवन से होता है, जहां लोग औसतन दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स ने इस द्वीप का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने यह पाया कि इन लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा राज उनकी इकिगाई है। इकिगाई का मतलब है जीने का कारण। यह हर व्यक्ति के जीवन में वह उद्देश्य है जो उसे हर दिन सुबह जगने की प्रेरणा देता है। यह पुस्तक हमें बताती है कि हर व्यक्ति की इकिगाई अलग होती है। इसे खोजने के लिए हमें अपने जीवन में 4 मुख्य प्रश्नों का उत्तर देना होता है। पहला, हमें यह जानना होता है कि हम क्या करना पसंद करते हैं। दूसरा, हमें अपनी उन प्रतिभाओं को समझना होता है जिनमें हम अच्छे हैं। तीसरा, यह देखना होता है कि हमारी क्षमताएं दुनिया की कौन सी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। और चौथा, यह पता करना होता है कि हमारी इन क्षमताओं से हमें आर्थिक रूप से कैसे मदद मिल सकती है। जब इन 4 चीजों का संगम होता है, तब हमारी इकिगाई सामने आती है। पुस्तक के अगले हिस्से में लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग जीवन को कैसे संतुलित रखते हैं। वे कभी भी रिटायरमेंट का विचार नहीं अपनाते। उनकी जिंदगी में हमेशा सक्रियता रहती है। वे दिन भर छोटे छोटे काम करते रहते हैं, चाहे वह बागवानी हो, खाना पकाना हो या सामाजिक कार्य। उनके भोजन में सादगी होती है। वे पेट को 80% तक ही भरते हैं, जिससे उनका पाचन बेहतर होता है। इसके साथ ही वे अपने समुदाय के साथ गहरे रूप से जुड़े रहते हैं। पुस्तक में फ्लो की अवधारणा पर भी गहराई से चर्चा की गई है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है और समय का पता ही नहीं चलता, तो वह फ्लो की स्थिति में होता है। यह स्थिति मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे दिल के करीब हों और जिनमें हम अपने पूरे मनोयोग से लग सकें। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वाबी साबी का विचार। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में सौंदर्य देखना। यह हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें अपनी खामियों को स्वीकार कर उनसे सीखना चाहिए। इकिगाई हमें यह भी सिखाती है कि लचीलापन और सकारात्मक सोच जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पुस्तक हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अपनी पसंद, क्षमताओं और दुनिया की जरूरतों को जोड़कर हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इकिगाई न केवल दीर्घायु जीवन का रहस्य है, बल्कि यह हमारी आंतरिक खुशी और आत्मसंतोष का भी स्रोत है। चलिए अब सभी पुस्तक के सभी अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, युवावस्था को बनाए रखते हुए वृद्ध होने की कला। किताब का पहला अध्याय हमें ओकिनावा द्वीप के उन लोगों के जीवन में झांकने का मौका देता है जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि ये लोग अपनी युवावस्था और ऊर्जा को वृद्धावस्था तक कैसे बनाए रखते हैं। ओकिनावा, जिसे सेंचुरियंस की भूमि कहा जाता है, वहां के लोगों के जीवन की विशेषता यह है कि वे 100 वर्ष से अधिक जीने के बावजूद सक्रिय, स्वस्थ और खुश रहते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स ने यहां के बुजुर्गों का साक्षात्कार किया और उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की। ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या में सादगी और संतुलन बनाए रखते हैं। वे रिटायरमेंट के विचार को नहीं मानते। उनके लिए जीवन का हर दिन जीने लायक है और उनका हर दिन किसी न किसी उद्देश्य से भरा होता है। यह उनकी इकिगाई है जो उन्हें हर सुबह जगने और काम करने की प्रेरणा देती है।
इन लोगों का खानपान उनके स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हारा हाचीबू का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर देना। यह न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि अधिक खाने से बचाता है। उनके भोजन में ताजी सब्जियां, फल, टोफू, समुद्री शैवाल और हरी चाय का प्रमुख स्थान है। ओकिनावा के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह व्यस्तता किसी बोझ की तरह नहीं होती। वे छोटे छोटे काम जैसे बागवानी, खाना बनाना और हस्तशिल्प करते हैं। ये गतिविधियां न केवल उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रखती हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है, सामाजिक जुड़ाव। ओकिनावा के लोगों के पास मजबूत सामाजिक नेटवर्क होता है, जिसे मोए कहा जाता है। यह दोस्तों और पड़ोसियों का एक ऐसा समूह है जो जीवन भर एक दूसरे की भावनात्मक और वित्तीय मदद करता है। यह सामाजिक बंधन उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता और उनकी मानसिक स्थिरता को बनाए रखता है। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में उद्देश्य, संतुलन और सक्रियता बनाए रखें, तो न केवल हमारी उम्र लंबी होगी, बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल और अर्थपूर्ण बन जाएगा। अध्याय 2, द इकिगाई फिलॉसफी, इकिगाई का दर्शन। इस अध्याय में लेखक इकिगाई के मूल सिद्धांतों और उसकी विचारधारा पर गहराई से चर्चा करते हैं। इकिगाई शब्द का अर्थ है जीने का कारण, यानी वह उद्देश्य या कारण जो हमें जीवन में प्रोत्साहित करता है और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह जापानी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ओकिनावा के लोगों के दीर्घायु और खुशहाल जीवन का एक प्रमुख कारण भी है। इकिगाई का दर्शन इस विचार पर आधारित है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए और यही संतुलन व्यक्ति को मानसिक शांति, खुशहाली और उद्देश्य प्रदान करता है। यह जीवन के 4 महत्वपूर्ण तत्वों के बीच एक संयोजन है, जो हम प्यार करते हैं, पैशन, जो हम अच्छे हैं, मिशन, जो दुनिया को जरूरत है, वोकेशन, जो हमें पैसे दिला सकता है, प्रोफेशन। जब इन 4 तत्वों का संतुलन मिलता है, तो हमें हमारी इकिगाई मिलती है, यानी वह उद्देश्य जो हमें हर दिन जीने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि इकिगाई के सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हमें किस बात में खुशी मिलती है और हमारी क्या योग्यताएं हैं। बहुत से लोग यह समझने में समय गंवा देते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि वे अपनी पसंद और क्षमताओं के बारे में स्पष्ट नहीं होते। इकिगाई यह सिखाती है कि जब हम अपनी पसंद, क्षमताओं और दुनिया की जरूरतों को जोड़ते हैं, तब हम जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। इकिगाई का दर्शन यह भी बताता है कि जीवन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हमें अपनी कार्यों और निर्णयों से संतुष्टि प्राप्त करनी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने काम में हमेशा संतुष्ट रहें, बल्कि यह है कि हम उस काम को करते समय पूरी तरह से समर्पित हों। इकिगाई हमें यह भी समझाता है कि हमारे जीवन में उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें आंतरिक प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता, तो जीवन निरर्थक सा लगता है और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। इसी कारण से इकिगाई उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो जीवन में खुशी और संतुलन की तलाश में हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि इकिगाई केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपनी जीवन शैली को इस दर्शन के अनुसार ढालते हैं, तो हम न केवल दीर्घायु होते हैं, बल्कि हमें जीवन में वास्तविक खुशी और संतुष्टि भी मिलती है। अध्याय 3, लोगोथेरेपी एंड मोरिता थेरेपी। इस अध्याय में लेखक 2 महत्वपूर्ण जापानी थेरेपी के बारे में चर्चा करते हैं, जो व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य को समझने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। ये थेरेपी हैं लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी। ये दोनों मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए विकसित की गई हैं और इकिगाई से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। लोगोथेरेपी एक मानसिक चिकित्सा पद्धति है जिसे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने विकसित किया था। यह थेरेपी इस विचार पर आधारित है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ का अनुभव होना चाहिए। फ्रैंकल का मानना था कि मानसिक दर्द और संघर्ष का मुख्य कारण जीवन में उद्देश्य की कमी है। इसलिए जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमें अपने संघर्षों से निपटने में मदद मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। लोगोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत यह है कि
जीवन का उद्देश्य हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। लोगोथेरेपी में व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश करने और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी आंतरिक ताकतों का एहसास करता है और यह समझता है कि किसी भी परिस्थिति में उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। यह थेरेपी यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे पास उद्देश्य है तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। दूसरी ओर, मोरिता थेरेपी एक और जापानी मानसिक चिकित्सा पद्धति है जिसे डॉक्टर शिगेरू मोरिता ने विकसित किया था। मोरिता थेरेपी का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों से अलग करना है। यह थेरेपी यह सिखाती है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति से ऊपर उठकर अपने कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोरिता थेरेपी में व्यक्ति को यह समझाया जाता है कि भावनाएं और विचार सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं और हमें उन्हें नियंत्रण में नहीं लेना चाहिए। मोरिता थेरेपी का एक प्रमुख तत्व है कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, यानी हमें अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्यों में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। यह थेरेपी यह मानती है कि जब हम अपनी भावनाओं और विचारों से ऊपर उठकर कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। इन दोनों थेरेपी के सिद्धांत इकिगाई से बहुत मेल खाते हैं। जैसे लोगोथेरेपी जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे अपनाने की बात करती है, वैसे ही मोरिता थेरेपी हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की सलाह देती है। दोनों ही थेरेपी यह सिखाती हैं कि जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है और जब हम अपना उद्देश्य पहचान लेते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस अध्याय से यह समझ में आता है कि अगर हम अपने जीवन में उद्देश्य को पहचानें और उसे अपने कार्यों में शामिल करें तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, फाइंडिंग फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, जो भी करें उसमें फ्लो पाना। इस अध्याय में लेखक फ्लो की अवधारणा पर गहरी चर्चा करते हैं। फ्लो वह मानसिक स्थिति है जब हम पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं और हमें समय का भी ध्यान नहीं रहता। जब हम किसी गतिविधि में पूरी तरह से लगे होते हैं तो हम उस काम में आनंद और संतोष महसूस करते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। इस स्थिति को फ्लो कहा जाता है और यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। फ्लो की अवधारणा को सबसे पहले मनोविज्ञानी मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से लगे होते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्लो में होने का मतलब है कि हम अपने पूरे ध्यान और ऊर्जा के साथ किसी काम में जुट जाते हैं और हमें किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। यह स्थिति हमें आत्मसंतोष, शांति और खुशी प्रदान करती है। लेखक बताते हैं कि फ्लो को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपना काम उस तरीके से करें जिसमें हम पूरी तरह से संलग्न हो सकें। यह कार्य कोई भी हो सकता है, चाहे वह कला, खेल, संगीत, लेखन, बागवानी या कोई भी अन्य कार्य। जब हम अपने काम को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसमें पूरी तरह से तल्लीन होते हैं तो हम फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फ्लो की अवस्था में हमें कार्य करने में आनंद मिलता है और हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इकिगाई का दर्शन भी फ्लो के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी इकिगाई यानी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें उन कार्यों में आनंद मिलता है जिनमें हम पूरी तरह से संलग्न हो सकते हैं। इकिगाई हमें यह सिखाती है कि हमें वही काम करना चाहिए जो न केवल हमें पसंद हो बल्कि जिसमें हम अच्छे भी हों और जिसे दुनिया की आवश्यकता हो। जब हम यह काम करते हैं तो हम फ्लो की स्थिति में पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि फ्लो की स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। जो काम एक व्यक्ति के लिए फ्लो की स्थिति उत्पन्न करता है, वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों का चुनाव अपनी पसंद और क्षमताओं के आधार पर करें। फ्लो को प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम किसी भी कार्य को बिना किसी दबाव या तनाव के करें। जब हम बिना किसी बाहरी दबाव के काम करते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस कार्य में लगा सकते हैं। इस प्रकार फ्लो न केवल मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है बल्कि यह हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता को भी बढ़ाता है।
इस अध्याय का सार यह है कि फ्लो की स्थिति में होने से हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। जब हम अपनी पसंद और क्षमताओं के अनुसार काम करते हैं और उसमें पूरी तरह से लगे रहते हैं, तो हम न केवल अपनी इकिगाई को महसूस करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अध्याय 5, द पावर ऑफ रेजिलियंस, लचीलापन की शक्ति। इस अध्याय में लेखक लचीलापन, रेजिलियंस की शक्ति और जीवन में इसके महत्व पर बात करते हैं। लचीलापन का मतलब है कठिन परिस्थितियों में डटे रहना और जीवन की समस्याओं से जूझने की शक्ति बनाए रखना। यह गुण हमें मुश्किल समय में मानसिक शांति बनाए रखने, सही निर्णय लेने और फिर से उठ खड़ा होने की ताकत देता है। लेखक बताते हैं कि जापान में यह विश्वास है कि हर व्यक्ति के अंदर लचीलापन का एक प्राकृतिक स्रोत होता है, जिसे हम अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए विकसित करते हैं। लचीलापन का यह गुण न केवल हमें जीवन की समस्याओं से निपटने की क्षमता देता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। लचीलापन का पहला कदम स्वीकार करना है। जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। यह मानसिक स्थिति हमें अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति देती है। जब हम अपनी समस्याओं को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम उनका समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इसके बाद लचीलापन का दूसरा पहलू सकारात्मक सोच है। लेखक बताते हैं कि हर समस्या या चुनौती में कुछ न कुछ अच्छा भी होता है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के नए रास्ते भी मिलते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है। इकिगाई के दर्शन में लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी इकिगाई यानी अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां हमें हतोत्साहित नहीं कर पाती। इकिगाई हमें यह सिखाती है कि जीवन के उद्देश्य के प्रति हमारी आस्था और प्रतिबद्धता हमें मानसिक मजबूती देती है। कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने के बजाय हमारी ताकत को और अधिक बढ़ाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संघर्षों का एक उद्देश्य है और वह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपनी लचीलापन क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीवन समस्याओं से उबरने के लिए गहरी आस्था और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। वे हमेशा उम्मीद की किरण खोजते हैं और जानते हैं कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। ओकिनावा के लोग यह मानते हैं कि जीवन में हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही मानसिकता उन्हें मानसिक शांति और दीर्घायु की ओर ले जाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि लचीलापन केवल मानसिक ताकत नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा है। अगर हम अपनी कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपनी इकिगाई के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व। इस अध्याय में लेखक समाज और समुदाय के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और यह बताते हैं कि एक मजबूत और सहायक सामाजिक नेटवर्क हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी हमें बेहतर बनाता है। लेखक यह मानते हैं कि ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के पीछे सिर्फ अपने व्यक्तिगत प्रयासों का ही योगदान नहीं मानते, बल्कि वे अपने समुदाय और सामाजिक संबंधों को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ओकिनावा के लोगों के जीवन में मोआई मोए नामक एक प्रथा है, जो एक प्रकार का सामाजिक समूह है। यह एक छोटी सी मंडली होती है जो जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। यह समूह किसी भी सामाजिक या आर्थिक समस्या से निपटने के लिए एक दूसरे का सहारा बनता है। समुदाय का यह रूप सिर्फ भावनात्मक और मानसिक सहारा नहीं होता, बल्कि यह वित्तीय, सामाजिक और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मदद करता है। जब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहतर होते हैं, बल्कि एक साथ मिलकर वे अपने समाज को भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लेखक बताते हैं कि हम जिस समाज या समुदाय से जुड़े होते हैं, वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। यदि हम सकारात्मक और सहायक लोगों से घिरे होते हैं, तो हम न केवल खुश रहते हैं,
बल्कि हमें जीवन में अधिक उद्देश्य और संतोष भी मिलता है। समाज के साथ जुड़ने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होता और हमारी सामाजिक जरूरतें पूरी होती हैं। इकिगाई का दर्शन भी यही सिखाता है कि जीवन में उद्देश्य का अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। जब हम अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदार और जुड़े रहते हैं तो हम अपने उद्देश्य को और बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। समुदाय का हिस्सा बनना हमें मानसिक शांति, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह हमें हमारी इकिगाई की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि जापान में वृद्ध व्यक्ति अक्सर अपने समाज का सक्रिय हिस्सा बने रहते हैं और अपने अनुभवों से दूसरों को मदद करते हैं। यह न केवल वृद्धों के जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। ओकिनावा के लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यह संबंध उनके जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। समुदाय का यह महत्व हमें यह सिखाता है कि हमें अकेले जीवन नहीं जीना चाहिए। एक अच्छा सामाजिक नेटवर्क हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है और हमें जीवन में अधिक खुशियां और संतुष्टि मिलती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि अगर हम अपने जीवन में एक मजबूत, सहायक और सकारात्मक समुदाय का हिस्सा बनते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। यही असली खुशी और संतुष्टि का रास्ता है। अध्याय 7, द रोल ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ध्यान की भूमिका। इस अध्याय में लेखक माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन के महत्व पर जोर देते हैं और यह बताते हैं कि ये दोनों अभ्यास न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारी इकिगाई यानी जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मदद करते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने और शांति का अनुभव करने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित होते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। यह न केवल मानसिक शांति और संतुलन का कारण बनता है बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। लेखक के अनुसार माइंडफुलनेस और ध्यान से जुड़ी प्रैक्टिस हमें अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्रदान करती है। जब हम अपने दिमाग को शांत करने के लिए समय निकालते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि हम अपने कार्यों और निर्णयों पर भी बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही ध्यान की शक्ति है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान की प्रैक्टिस भी हमें अपने जीवन में शांति और उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने उद्देश्य, इच्छाओं और भावनाओं को पहचान सकते हैं। यह न केवल मानसिक शांति का कारण बनता है बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक और सजग बनाता है। इकिगाई के दर्शन में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें और उसे अपने रोज के कार्यों में लागू करें। माइंडफुलनेस और ध्यान हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए बेहद प्रभावी उपकरण हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी व्यवधान के स्वीकार करते हैं तो हम अपने उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपनी दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस को एक महत्वपूर्ण अभ्यास मानते हैं। ओकिनावा में लोग दिन भर में कुछ समय ध्यान और शांति के लिए निकालते हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान न केवल मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं बल्कि ये हमें अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को जानने और उसे जीने की प्रेरणा भी देते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं से अलग होने और एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि माइंडफुलनेस और ध्यान हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे जीने में मदद करते हैं। इन प्रैक्टिसों से न केवल हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं बल्कि हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अध्याय 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, आहार और व्यायाम का महत्व। इस अध्याय में लेखक आहार, डाइट और व्यायाम, एक्सरसाइज के महत्व पर चर्चा करते हैं और बताते हैं
कि ये दोनों जीवन के उद्देश्य को बनाए रखने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए कितने आवश्यक हैं। लेखक यह मानते हैं कि स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, जो हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें सशक्त करती हैं। जापान में, विशेष रूप से ओकिनावा में, लोग अपनी लंबी उम्र का श्रेय अपनी स्वस्थ जीवन शैली को देते हैं। ओकिनावा के लोग मुख्य रूप से पौधों पर आधारित आहार खाते हैं, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल होते हैं। उनके आहार में कम वसा, शर्करा और अधिक प्रोटीन होता है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हारा हाचो है, जिसका मतलब है कि पेट भरने के बजाय सिर्फ 80% भोजन करना। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि हमें अपने शरीर को अधिक भोजन से नहीं भरना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर और संतुलित रह सकें। यह तरीका उनके दीर्घायु का एक बड़ा कारण है। व्यायाम भी ओकिनावा के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हर दिन हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे बागवानी, चलना या ताई ची। यह शारीरिक गतिविधियां उनके शरीर को लचीला और स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। लेखक यह बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन, जो खुशी के हार्मोन के रूप में जाना जाता है, का उत्पादन बढ़ता है, जिससे हम मानसिक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। आहार और व्यायाम दोनों ही एक स्वस्थ जीवन शैली के अभिन्न अंग हैं। जब हम अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ आहार से हमारे शरीर को सही पोषण मिलता है, जबकि व्यायाम से हम अपने शरीर को सक्रिय और चुस्त रखते हैं। ये दोनों मिलकर हमारी जीवन शक्ति और उत्साही ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जो हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। इकिगाई के दर्शन में आहार और व्यायाम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने शरीर और मस्तिष्क का सही तरीके से ख्याल रखते हैं, तो हम अपनी इकिगाई यानी जीवन के उद्देश्य को आसानी से पा सकते हैं। एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली न केवल हमें अपने कार्यों में ऊर्जा देती है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में भी मदद करती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि आहार और व्यायाम का संतुलित संयोजन न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। अगर हम अपने जीवन शैली में इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हैं, तो हम न केवल दीर्घायु और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बल्कि हम अपनी इकिगाई को भी पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। अध्याय 9, एम्ब्रेसिंग चेंज एंड लेटिंग गो, परिवर्तन को अपनाना और छोड़ना। इस अध्याय में लेखक जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे अपनाना हमारे मानसिक शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम नए अवसरों को खुलकर गले लगा सकें। परिवर्तन कभी कभी कठिन हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर अपने जोन में रहते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार जब हम परिवर्तन का स्वागत करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। परिवर्तन को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी जड़ों को छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाएं और नए दृष्टिकोण से जीवन को देखें। लेखक यह मानते हैं कि जीवन में कई बार हमें अपनी पुरानी आदतों और मानसिकता को छोड़ना पड़ता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम अक्सर डर, असुरक्षा या पारंपरिक सोच के कारण पुराने विचारों और आदतों से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम इन पुरानी आदतों को छोड़ने का साहस जुटाते हैं, तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपनी इकिगाई की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। ओकिनावा में लोग अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और यह उन्हें मानसिक रूप से अधिक लचीला और मजबूत बनाता है। वे जानते हैं कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और इसलिए वे हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी उम्र के साथ न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी विकसित होते रहते हैं। वे न सिर्फ अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, बल्कि उसे अपनाकर अपनी नई संभावनाओं को पहचानते हैं।
लेखक यह बताते हैं कि जब हम पुराने विचारों और आदतों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हम अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत कर सकते हैं। परिवर्तन को अपनाने का मतलब है जीवन में हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना और उसमें छुपे हुए संभावनाओं को पहचानना। इससे हम जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। इकिगाई के दृष्टिकोण में परिवर्तन को अपनाना और पुरानी आदतों को छोड़ना हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम खुद को नए अवसरों के लिए तैयार रखते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य पा सकते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जीवन में परिवर्तन को अपनाना और पुरानी आदतों को छोड़ने की कला हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को और बेहतर तरीके से समझने और जीने में मदद करती है। परिवर्तन को खुले दिल से अपनाकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस किताब के माध्यम से हम यह समझते हैं कि इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें अपने कार्यों, आहार, मानसिकता और संबंधों को एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमारी जीवन शैली, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और हमारी सामाजिक संबंधों का हमारी दीर्घायु और खुशी पर गहरा असर पड़ता है। इकिगाई के 4 प्रमुख स्तंभ जो हम पसंद करते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं, जो दुनिया को चाहिए और जिससे हमें आय होती है, यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से जीते हैं तो हम न केवल खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बल्कि हम अपने आंतरिक शांति और संतोष को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें जीवन में कठिनाइयों और परिवर्तनों का सामना करने के लिए मानसिक लचीलापन, समुदाय का समर्थन, माइंडफुलनेस, ध्यान, आहार और व्यायाम के सही संतुलन की आवश्यकता होती है। जब हम इन पहलुओं को अपने जीवन में समाहित करते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त रहते हैं। आखिरकार, इस किताब का संदेश यही है कि इकिगाई को पहचानना और उसे जीना हमारे जीवन को न केवल उद्देश्यपूर्ण बनाता है, बल्कि हमें दीर्घायु, संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपने कार्यों, संबंधों और आत्मसंवेदनाओं के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इकिगाई का सार। अगर आप भी अपनी इकिगाई खोज लेंगे तो आप न केवल खुशी और संतुलन पा सकते हैं, बल्कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए चैनल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अपनी इकिगाई की खोज शुरू करें।